यस सर। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल्स पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरीके से बाउंड चार्जेस जो है वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उसकी वजह से हमने कंडक्शन करंट डेंसिटी आइडेंटिफाई करी थी और बाउंड चार्ज डेंसिटी आइडेंटिफाई करी थी जे बी और जे सी। और फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को देखा था, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस टाइम्स एच यानी मैग्नेटिक फील्ड प्लस दी मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल। तो बेसिकली जो मेरा बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस मैग्नेटाइजेशन जो है मेरा मटेरियल के अंदर, उन दोनों को समेशन करने के बाद मैं उसकी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा और वहां से मेरा बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए आ जाएगा। तो इसी टॉपिक का फर्दर एडवांसमेंट है मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो वील सी टुडे दी मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस। और हम देखेंगे कि अगर दो रीजन्स हैं जहां पर दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स अवेलेबल हैं और दो अलग अलग रीजन्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी कंडक्टिविटी, उनकी परमिएबिलिटी और बाकी सारे पैरामीटर्स भी उन दोनों मीडियम्स के अलग अलग हैं। तो अगर दोनों रीजन्स की बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी और एम में क्या चेंज आएगा, we'll see that with the help of the next topic, that is magnetic boundary conditions. ठीक है, this topic is similar to electric boundary conditions. उस परिप्रेक्ष्य में कॉमन है या सिमिलर है बिकॉज द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, एक्सेप्ट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करा था ई और डी के रिलेशन आइडेंटिफाई करे थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोग एच और बी के केसेस आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। ये डी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो मेरा एच और बी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, है ना। ये वेक्टर्स हैं बेसिकली। नाउ हमने दो लॉ यूज करे थे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, है ना, और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस। इसको हमने बोला था कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज जीरो एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड, है ना। यही सेम चीज मैं अपने मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस के लिए यूज करूंगा। मुझे पता है क्या, कि मुझे पता है एक लॉ, दैट इज एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, है ना। अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालता हूं तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू दी क्लोज। और जो मेरा दूसरा लॉ है, that is Gauss law for magnetic field, that is B dot ds closed surface integration, and we know that it is equals to 0 surface integration. So in the magnetic boundary conditions we use these two rules, these two formula, these two expressions, these two laws basically, to identify the fields and the change in the field at the boundary, at the interface where two regions are separated। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर मीडियम है 1 और ये मेरा मीडियम है 2। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, यहाँ पर परमिएबिलिटी है μ1 रीजन 1 में μ1 और परमिएबिलिटी है रीजन 2 में μ2। नाउ अब मैं पहली कंडीशन लगाऊंगा जब मैं ये देखूंगा कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली है क्या। सबसे पहले सबसे आसान वाला करते हैं, यानी ये रीजन लगाते हैं, है ना। हमने यहाँ ये वाला लगाया था पहले क्योंकि यहाँ पर ये 0 था, है ना। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर बी डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कितना है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम एक रीजन कौन सा माने, है ना। तो मैंने एक सिलेंडर माना, सिलेंडर मैंने माना कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा सिलेंडर है, एट द बाउंड्री आधा पोर्शन मेरा बाउंड्री से ऊपर है और आधा पोर्शन मेरा बाउंड्री से नीचे है। और कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो सरफेस एरिया है अराउंड द closed surface integration, that includes this delta s, that is the surface area of the top,
द सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम दैट इज ऑल्सो डेल्टा एस इंक्रीमेंटल सरफेस एरिया, और ये जो बाउंड्री पर सरफेस एरिया अवेलेबल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी मेरा कितना है, डेल्टा एस है। ठीक है, ये बात हम मान करके चलेंगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि हम इसका एजम्पशन करके चलेंगे कि ये जो मेरा सरफेस एरिया है वो तीनों में सेम है। नेक्स्ट इज इसकी जो हाइट है वो है डेल्टा एच। ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो हाइट है वो डेल्टा एच है। जब मैं बाउंड्री की बात करूंगा तो बाउंड्री के लिए वी विल अज्यूम दैट डेल्टा एच टेंड्स टू 0, डेल्टा एच इज अप्रोचिंग 0 एट बाउंड्री, डेल्टा एच इज अप्रोचिंग 0, और फिर मैं उस पर्टिकुलर केस के लिए अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर ये मीडियम 1 है तो इस मीडियम 1 में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा B1। ठीक है, B1, और रीजन 2 है तो उस रीजन 2 में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर एग्जांपल B2 है। ठीक, अब चूंकि ये रीजन 1 है तो इस रीजन 1 में मैंने इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B1 के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें। पहला कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट इन मीडियम 1 और दूसरा है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम 1। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये चूंकि मीडियम 1 में है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे बी, नॉर्मल कंपोनेंट है कहाँ, 1, रीजन 1 में, और ये मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो ये बी टी होगा रीजन 1 के अंदर। सिमिलरली अगर मैं इस B2 को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा तो ये आएगा मेरा कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल कंपोनेंट। तो मैं रीजन 1 और रीजन 2 के नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को रिस्पेक्टिवली क्या बोल दूंगा, ये है टेंजेंशियल तो ये BT, और चूंकि रीजन 2 है तो ये BT2 हो जाएगा, और ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट है तो BN, और चूंकि ये रीजन 2 है तो BN2 हो जाएगा। नाउ अगर हम देखें ध्यान से तो हम ये देख सकते हैं कि BN1 प्लस BT1 इक्वल्स टू B1, ये सारे वेक्टर कंपोनेंट्स हैं तो मैं वेक्टर यहाँ पर लगा दूंगा। सिमिलरली अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ मीडियम 2 प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मीडियम 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा B2 यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द रीजन 2। ठीक है, ये दोनों ऑब्वियसली ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल होंगे इस केस में, क्योंकि हर केस में, क्योंकि दोनों वेक्टर का एडिशन बेसिकली जो वेक्टर है वो वही है जो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। उस वेक्टर का को रिजॉल्व करने के बाद नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट पे रिजॉल्व करने के बाद जो भी कंपोनेंट्स आते हैं अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो वही वेक्टर बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी सरफेस पे यहाँ पे इस वाले ये जो रेड कलर में हाईलाइट जो आपने सिलेंडर बनाया ना मैंने, इस सिलेंडर वाले पोर्शन को आपको देखना है ना, ये मैंने डॉट कर दिया है सर्कुलर शेप में। अब आपको केवल ये चीज देखनी है, ये चीज देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है। मुझे ये बताओ कि ये बेसिकली है क्या। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे रूल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द क्लोज सरफेस एरिया, surface integral will be equal to what, will be equal to 0 along the surface। now अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी सरफेस में 3 सरफेसेस हैं। अगर ये क्लोज सरफेस बन रही है तो इसके अंदर 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन सी, एक सरफेस है मेरी ये वाली, है ना, इसको बोलेंगे हम टॉप। ठीक है, एक सरफेस है ये वाली, इसको बोलेंगे हम बॉटम, और एक सरफेस है ये पूरी, है ना, ये पूरी, इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को इन 3 अलग अलग पार्ट्स में ऐड करके लिखूं तो बेसिकली ये है क्या, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द टॉप B डॉट ds, है ना, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बॉटम along B dot ds plus surface integration of the cylindrical surface
B डॉट ds। ठीक है, ये क्या होगा, ये बेसिकली ये वाला पोर्शन है, मैंने उसको 3 पार्ट्स में समेशन करके लिख दिया। ठीक है, और ये RHS क्या है इसका 0, यानी अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिल जाएगा। नाउ मैं अब यहां पर लगाऊंगा ये वाली कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री मतलब जब ये डेल्टा H मेरा 0 हो, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑलमोस्ट यहां पर आकर के मिल जाए, है ना। बाउंड्री की बात करूं, मतलब ये बहुत स्मॉल पोर्शन है, ये और ये दोनों बहुत छोटे हैं। तो अगर डेल्टा H इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन से डेल्टा H इज अप्रोचिंग 0, दिस इंटीग्रेशन विल नॉट कंट्रीब्यूट, क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया क्या है, वो फंक्शन है डेल्टा H का, है ना। वही 2 पाई आर एच सरफेस एरिया होता है, और अगर 2 पाई आर और डेल्टा एच, अगर मैं इसमें डेल्टा एच को कर दूं 0, तो ये तो हो जाएगा 0 एज डेल्टा एच इज अप्रोचिंग 0। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया क्या हो जाएगा 0, मतलब दिस will not contribute in the overall addition of the magnetic flux density, the surface integration of the magnetic flux density। अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल 2 चीजों का ही B डॉट ds निकालेंगे, एक टॉप का और एक बॉटम का। नाउ सी, टॉप के लिए क्या है, टॉप के लिए जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी है, Pn2। ठीक है, टॉप के लिए B डॉट ds। अब देखो सरफेस एरिया क्या होगा टॉप के लिए, टॉप के लिए सरफेस होगा डेल्टा एस इंटू ए एन कैप फॉर टॉप सरफेस। क्या होगा, सरफेस एरिया डी एस वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एस इंटू ए एन कैप, है ना, ए एन कैप ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ए एन कैप है ना, और अगर मैं इसका डॉट, तो बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर कुड बी बी अगर ये रीजन 1 में है या रीजन 2 में है, चलो रीजन 2 मान लो क्योंकि हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन 2 के लिए क्या होगा, बी एन टू प्लस बी टी टू, है ना, ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसके साथ तो क्या आएगा, तो आएगा ए एन डॉट ए एन विल बी 1 और ए एन डॉट ए टी विल बी 0, है ना, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट तो मुझे देगा क्या 1, और नॉर्मल कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट मैं करूं टेंजेंशियल के साथ तो वो क्या दे देगा मुझे 0, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस सरफेस एरिया को देखूं ध्यान से, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं टॉप का सरफेस एरिया देखूं तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली bn2 क्योंकि ऊपर वाले में क्या है bn2 है नॉर्मल कंपोनेंट, इनटू सरफेस एरिया कितना है डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस। ठीक, इंटीग्रेशन करने के बाद डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया, सरफेस एरिया यानी डेल्टा एस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने बी के साथ। अब आप इस पे जाओ जरा बॉटम के लिए, तो बॉटम के लिए क्या होगा, बॉटम के लिए ये बॉटम वाली सरफेस है ये वाली, है ना, और इस सरफेस के लिए सरफेस एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नीचे की तरफ, है ना, और नॉर्मल वेक्टर है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ए एन कैप। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इस वाले के लिए माइनस मैंने बाहर ले लिया, अगेन क्योंकि यहां पर मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है bn1, तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये तो हटा ही दो इंटीग्रेशन, सिंपली bn1 इंटू डेल्टा एस। ठीक है, और इसके वाले 0 है। अब आप ध्यान से देखो, bn1 इंटू डेल्टा एस माइनस bn2 इंटू डेल्टा एस माइनस bn1 इंटू डेल्टा एस, bn2 माइनस bn1 और डेल्टा एस मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इस डेल्टा एस को मैं अगर इधर ले गया तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ bn2 इक्वल्स टू bn1, दैट मीन्स मेरा ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट एट द बाउंड्री बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ बच्चों, नॉर्मल कंपोनेंट of the magnetic flux density at the boundary is same. Now we know that B is equals to mu into H, है ना,
तो अगर मैं यहाँ देखूँ Bn2 तो मैं लिख सकता हूँ कितना μ2 Hn2 इक्वल्स टू μ1 Hn1। ये भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बाउंड्री पर इक्वेट करने का तरीका हो सकता है। अगर मुझे n पता है, b पता है, तो मैं यहाँ से h निकाल सकता हूँ अगर मुझे उन दोनों रीजन की परमिएबिलिटीज रिस्पेक्टिवली पता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है ना। अब हम चलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स पे। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने दोबारा एक बाउंड्री कंसीडर करनी होगी। मैंने ये बाउंड्री मान ली फॉर एग्जांपल कि दिस इज द बाउंड्री। नाउ द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स निकालने हैं मुझे, तो मुझे क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा H इस रीजन में और दूसरे रीजन में क्या है ना। तो इसके मैंने पहले नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैंने नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। सिमिलरली ये भी मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अगर ये मेरा रीजन 2 है तो ये हो जाएगा H2, ये मेरा रीजन 1 है तो ये हो जाएगा H1। चूंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट है इसलिए बोलेंगे HN रीजन 1 में, और ये टेंजेंशियल है तो ये हो जाएगा HT रीजन 1 में। सिमिलरली दिस विल बी HT इन रीजन 2 एंड सिमिलरली दिस विल बी HN इन रीजन 2। दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 1 in which the permeability are given as mu1 and mu2 respectively। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे H डॉट dl इक्वल्स टू आई एनक्लोज। H डॉट dl इक्वल्स टू आई एनक्लोज। ठीक है, हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, है ना, तो हम एक लूप मानेंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। ये मेरा लूप है। ठीक है, इस लूप में मैं डायरेक्शन कैसे भी ले सकता हूं, चाहे ऐसे ले लो, क्लोज लूप है, अगर करंट फ्लो हो रही है अलोंग द, अगर मेरे को क्लोज लूप लेना है तो कैसे लेंगे? ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है उसको बोल देते हैं कि दिस इज फॉर एग्जांपल डेल्टा डब्ल्यू, है ना। लूप की जो लेंथ है वो डेल्टा डब्ल्यू है, और इसकी जो हाइट है, लूप की जो हाइट मैंने कंसीडर करी है वो करी है डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच, ये मैंने हाइट कंसीडर करी है। नाउ करंट कुछ भी हो सकती है ना। अब करंट अगर होगी तो मुझे ये पता है कि अगर शीट है, सपोज ये मेरी शीट है ना, और ये शीट मेरी इस शीट पर मेरी करंट डेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है ना, ये मेरी के गिवन है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, शीट करंट डेंसिटी K is given in this direction, that means current is flowing in this direction and I want to calculate the current that is passing through this region only। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं इस शीट करंट डेंसिटी यानी K को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? इसकी लेंथ के साथ। ठीक है, तो अगर सपोज इसकी लेंथ है L, तो अगर मुझे I निकालना है तो I क्या हो जाएगा? I हो जाएगा K इंटू L। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा मैं, है ना, तो यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। अगर करंट की डायरेक्शन, अगर सपोज ये शीट है, आप मान लो ये जो है ये आपकी मेज है ना। इस मेज के ऊपर आपने एक छोटा सा लूप ऐसे बनाया जो आधा ऊपर है आपके मेज के ऊपर और आधा आपकी मेज के नीचे है। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से, आप अगर एक उसके ऊपर आपने एक कॉपी रख रखी है, उस कॉपी के ऊपर एक लाइन है, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी सपोज CD है, और उस मेज के नीचे आपने एक कॉपी रख रखी है, उसके पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फॉर एग्जांपल A to B है। ठीक, तो अगर आपकी उस शीट में उस पूरी मेज में सपोज फॉर एग्जांपल करंट फ्लो हो रहा है आपके सामने जो वॉल है वहां से आपकी तरफ, यानी करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है करंट। तो अगर इस पूरी शीट पर करंट है, उस पूरी शीट पर करंट है और मुझे केवल इतने पोर्शन से पास होने वाला करंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर ये K है तो इस K की मल्टीप्लाई में किससे कर दूंगा? डेल्टा W के साथ कर दूंगा। सिमिलरली
अगर के की डायरेक्शन उधर की तरफ है, फॉर एग्जांपल आपकी तरफ से करंट जा रहा है उधर की तरफ, तो भी ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, अगेन दिस विल बी के इनटू द लेंथ ऑफ द लूप दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरा करंट की डायरेक्शन आ जाएगी प्लस करंट की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ शीट करंट डेंसिटी। और शीट करंट डेंसिटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोलेंगे, अगर इस शीट पर कोई भी करंट नहीं है तो हम बोल देंगे सिंपली इट इज जीरो। तो एच डॉट डी एल आई एन क्लोज, और आई एन क्लोज की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर कोई करंट नहीं है। तो अगर करंट है तो हमें कुछ इस तरीके से एज्यूम या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए बेसिकली कि हम कर क्या रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमें यहाँ पर एक जो एक्सप्रेशन लगाना है along the closed line h dot dl equals to what, I enclosed है ना, I enclosed current enclosed closed line integral। now अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पूरे h dot dl along the line को मैं चार पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूं, h dot dl from a to b, h dot dl from b to c, h dot dl from c to d and h dot dl from d to a। ये चार सेगमेंट्स हो जाएंगे। ध्यान से देखो, h डॉट dl अगर मुझे इस पूरे लूप में निकालना है तो a से b तक निकाल लो, फिर b से c तक निकाल लो, फिर c से d तक निकालो, फिर d से a तक निकालो। ये चार पार्ट मैंने लिख दिए और इसके अलोंग मुझे क्या निकालना है, h डॉट dl निकालना है। ठीक है, और ये क्या होगा मेरा, ये होगा I enclosed के बराबर। नाउ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा जब कि A to B अगर मैं देखूं तो A से लेकर के B तक, मुझे बताओ A से लेकर के B तक रीजन 1 में है या रीजन 2 में है, रीजन 1 में है। A से B रीजन 1 में है। A से B के लिए H की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स की HT1 है ना। तो अगर मैं H डॉट dl निकालूंगा तो H डॉट dl मतलब H यानी H1 डॉट dl, dl यानी इसके अलोंग, और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा डब्ल्यू। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट ही ए टू बी के लिए होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए ही बात कर रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू विल बी एच टी वन इंटू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ए टू बी वाला, है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ सी टू डी की। अभी बी टू सी और डी टू ए बाद में बात करेंगे, पहले सी टू डी और कर लेते हैं। यानी अभी मैंने इसका कर लिया और इसका भी कर लेते हैं पहले। ठीक, अब इसका मुझे बताओ जरा, इसके लिए क्या होगा, अगर अगर यहाँ वैल्यू है 0 तो ये पूरी वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू है, तो यह वाली वैल्यू होगी डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो अगर मैं यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं दैट मींस आई एम कमिंग फ्रॉम डेल्टा डब्ल्यू टू 0, और अगर मैं यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू फ्रॉम 0 टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी अगर ये वाला पॉजिटिव है, अगर मैंने ये वाला पॉजिटिव ले लिया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम डेल्टा डब्ल्यू टू 0। ठीक, लेकिन लॉजिकली ये वाला 0 होना चाहिए क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट डेल्टा डब्ल्यू है। तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, माइनस एच टी वन इंटू डेल्टा डब्ल्यू लिख लेता हूँ। एच टी मतलब टेंजेंशियल साइड में है और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस इधर से इधर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लिख लिया। सिमिलरली सी टू डी के लिए क्या होगा, एच टी टू की डायरेक्शन इधर है और लाइन की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी सिंपली एच टी टू इंटू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब बात आती है बी टू सी की और डी टू ए की। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि मैं बात कर रहा हूं एट बाउंड्री, और बाउंड्री पर मेरे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर ये डेल्टा एच मेरा 0 होगा तो क्या मुझे ये और ये निकालने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं निकालने की क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली 0 होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी नीड नॉट टू कैलकुलेट इट बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द फील्ड एट बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री पर मेरा डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो सिंपली दिस विल बी 0 प्लस 0। ठीक है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं इट इज आई एन क्लोज। आई एन क्लोज की वैल्यू अभी मैं निकालूंगा कि आई एन क्लोज की वैल्यू कितनी आएगी, विल सी दैट। ठीक, तो मेरा क्या आ गया यहां से, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये हो जाएगा एच टी टू
माइनस HT1, डेल्टा W में कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा क्या बचा, दिस विल बी इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, ये आप एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मान सकते हो। अभी हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आई एनक्लोज की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो पहले आई एनक्लोज की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ आई एनक्लोज, मुझे बताओ, मैंने अगर ये चीज, ये आपको जो ये शीट दिखाई है, इसमें आई एनक्लोज कितना होगा मेरा, आई एनक्लोज यानी ये वाला होगा ना, आई एनक्लोज ये जो मैंने निकाला है, ये इतना पोर्शन है ना। तो यहां पर आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी, आई एनक्लोज विल बी इक्वल टू व्हाट, आई एनक्लोज विल बी के इनटू एल। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, आई एनक्लोज होगा। इस वाले केस में आई एनक्लोज कितना होगा, इस वाले केस में आई एनक्लोज कितना होगा, जरा देखते हैं। ठीक है, आई in this case will be equals to what, in this case I enclose कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ठीक है, बताओ कैसे निकालेंगे, इट इज सिंपली इक्वल्स टू K टाइम्स कितना, डेल्टा W, है ना। ये तो है K मेरी जा रही है करंट शीट करंट डेंसिटी कितनी है K, और K की अगर मैं इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लूप की विड्थ कितनी है डेल्टा W, तो ऑटोमेटिकली मेरा आई एनक्लोज आ जाएगा, दैट इज K इंटू डेल्टा W। ये चीज अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में रख दूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा HT2 माइनस HT1 इंटू डेल्टा W इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड, और आई एनक्लोज की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, इसकी वैल्यू निकाली मैंने K टाइम्स डेल्टा W। अब ध्यान से देखो, डेल्टा W कॉमन है, तो डेल्टा W को मैं डेल्टा W से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या बचा, मेरे पास बचा HT2 माइनस HT1 इक्वल्स टू K। ठीक है, इक्वल्स टू K। लेकिन ये जो है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैं डॉट प्रोडक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। H डॉट DL में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा है, तो ये मेरा क्या है, ये स्केलर वैल्यूज है सारी, ये वेक्टर नहीं है, कभी आप HT से कंफ्यूज हो जाओ, है ना। दीज ऑल आर स्केलर वैल्यूज, दीज आर नॉट वेक्टर्स। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, ये स्केलर वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड्स है केवल। ठीक है, अब अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू H, देखो ये क्या है, ये है मेरा उन दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का डिफरेंस। ठीक, अगर आप इस वाले रीजन में आओ, ठीक है, मेरा K कहाँ है, अगर मैं इसको इस जो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री अभी आपको इसका साइड व्यू दिख रहा है, मैं अगर इसको टॉप व्यू से देखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको, इसका टॉप व्यू क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, आपने जहां भी अपनी कॉपी किताब रख रखी है, जहां से आप पढ़ रहे हो, आपकी मेज जो मान सकते हो, वो ये उसका टॉप व्यू मैंने दिखाया है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ उस मेज पे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आपने जो लूप लिया, वो लूप आपने लिया ये वाला, ठीक है, और आधा लूप ये आपका मेज के नीचे है, तो आपको दिख नहीं रहा, आपको क्या साइड दिखेगी, आपको दिखेगी D और C, यानी ये वाला पोर्शन क्या है D, ये वाला पोर्शन क्या है C, और लूप में जो आप H डॉट DL निकाल लो अलोंग दिस डायरेक्शन निकाल रहे हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये शीट करंट डेंसिटी है K। ठीक, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखेंगे केवल और केवल बाउंड्री पर, और बाउंड्री पर आप बोल सकते हो कि ये बाउंड्री पर मेरा HT2 है, और जस्ट इसके नीचे, मतलब बाउंड्री पर ही मान सकते हैं, ये मेरा HT1 है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने यहां पर मैंने लिखा है HT2 माइनस HT1 इक्वल्स टू K, बेसिकली अगर ये वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखो, K जो वेक्टर है वो इस HT दूसरे डायरेक्शन में है, HT जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसी प्लेन में K है मेरा,
एच टी इस प्लेन में इधर डायरेक्शन में है और मेरा उसके 90 डिग्री पर के है ना। के या तो ये हो सकता है या तो के की डायरेक्शन ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, के की डायरेक्शन ये भी हो सकती है। ठीक है, शीट करंट आपकी तरफ से दूसरी तरफ भी जा सकती है या आपकी तरफ भी आ सकती है, ये आपकी तरफ आने वाला है और ये जाने वाला है, के कुछ भी हो सकता है। बट इन दोनों ही केस में एच टी और के की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। अगर मैं इस परपेंडिकुलर, इस पूरे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक देखूं तो वो क्या होगा, वो आपकी इस शीट के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, है ना, यानी इस शीट वेक्टर होगा। और वो क्या होगा, वो सिंपल होगा इस शीट के परपेंडिकुलर। तो आप यहां देख सकते हो दिस इज ए एन कैप, है ना। ये हो गया एच टी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये आपका के है ना। और उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर क्या है, ए एन, यानी उस दोनों रीजन्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा दैट विल बी ए एन कैप। अब अगर मैं इन दोनों के वेक्टर कॉम्पोनेंट से, तो अगर मैं H1 और H2 का डिफरेंस लेने के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं किसके साथ, ए एन वेक्टर के साथ, तो ये जो मेरा आएगा ना, ये आएगा मेरा बेसिकली के। ठीक है, ठीक है। अब ये ए एन वेक्टर आपको ध्यान रखना है कि ये ए एन वेक्टर हमेशा होगा जिस वेक्टर से आप ये निकाल रहे हो। अगर आपने H1 और H2 लिया है तो ये होगा N2 से 1, 2 से 1 की तरफ आते हुए, क्योंकि आपने दूसरा वाला वेक्टर बाद में लिया है। अगर H2 माइनस H1 लेते तो आप लेते, सॉरी H1 से H2 लिया आपने, तो ये आपने लिया N1 से लेकर के 2 रीजन में जाते हुए। और अगर आपने H2 माइनस H1 लेते तो ऑटोमेटिकली ये 2 से लेकर के 1, मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ H1 माइनस H2 तो ये हो जाएगा HAN1 से 2 की डायरेक्शन में जाते हुए वेक्टर। और अगर मैं लिखता H2 माइनस H1 तो इसको लिख लेता मैं AN21 क्या, ठीक है। अगेन they both are same, that is equals to k। ठीक है, तो ये वेक्टर की फॉर्म में इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ये जो वैल्यूज आई ये केवल और केवल स्केलर वैल्यूज हैं, लेकिन यही सेम एक्सप्रेशन अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेशन हो जाएगा ये। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने Hn1 और Ht1 नहीं लिया है, आपने H1 और H2 दोनों अलग अलग वेक्टर लिए हैं, कंप्लीट वेक्टर लिए। क्यों, क्योंकि जब आप उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो टेंजेंशियल वेक्टर ही बचेगा। ठीक है, और टेंजेंशियल वेक्टर बचेगा उस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, है ना। तो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन कौन सी है, के वाली डायरेक्शन है ना। तो ऑटोमेटिकली वो Ht1 नहीं होगा, वो इस Ht1 और इस N1 की डायरेक्शन के ऑपोजिट वाला वेक्टर होगा, मतलब के की डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा, मतलब ये वाला डायरेक्शन वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको एज अ लिमिटिंग केस इस्तेमाल करूं और मैं बोलूं आपसे कि अगर k इक्वल टू 0 है एट शीट, है ना, नो करंट, अगर कोई करंट नहीं है शीट पर, कोई करंट नहीं है, दैट मीन्स k की वैल्यू 0 है। और अगर इस k की वैल्यू 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस कम Ht2 माइनस Ht1 इक्वल्स टू 0। यानी इन दैट केस अगर कोई सरफेस पर कोई भी करंट प्रेजेंट नहीं है तो Ht1 इक्वल्स टू कितना, Ht2। ठीक है, और B इक्वल्स टू म्यू H वाले एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, BT1 डिवाइड बाई म्यू इक्वल्स टू BT2 डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, ये रिलेशनशिप मैं डिराइव कर सकता हूं, यही दोनों ये और दो जो हमने यहां लिखे थे ये वाले, ये चारों बाउंड्री कंडीशंस के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये दोनों और ऊपर वाले दोनों। ठीक, लेकिन ये वाला ध्यान रखना आप, ये तब है जब मैंने k की वैल्यू 0 मानी थी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज डेंसिटी रो एस इक्वल टू 0 माना था अगर सरफेस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वही सेम चीज मैं यहां मान के चल रहा हूं कि देयर इज नो करंट प्रेजेंट एट द शीट
बाउंड्री पर अगर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, देन ओनली दिस विल बी एप्लीकेबल इज इन दिस फैशन, अदरवाइज द एक्सप्रेशन विल बी वैलिड फॉर, अगर बाउंड्री पर करंट है तो एक्सप्रेशन जो होगा वो ये वाला रहेगा। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, आसान है। यस सर। चलो, अब बाउंड्री पर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा नॉर्मल से बी का एंगल है θ1, क्योंकि ये मीडियम 1 था, है ना, और ये वाला एंगल है मेरा θ2 नॉर्मल से, ये B2 है, ये B1 है, या ये H1 है और ये H2 है, ठीक है, जो भी आपको मन करे आप मान लो। तो θ1 और θ2 की रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स बराबर कर देना है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट देखूं, यानी ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल होगा तो ये इसके बराबर होगा, है ना, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, ये इस वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूं तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा बताओ? नॉर्मल होगा B1 का cos थीटा, यानी B1 cos थीटा इक्वल्स टू B2 का cos थीटा, है ना, ये वाला पोर्शन नॉर्मल नॉर्मल ब्लू ब्लू वाले बराबर होंगे, यानी B2 cos थीटा ये बराबर होगा θ1 और θ2, ठीक। दूसरा क्या होगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा है नॉर्मल कंपोनेंट 1 में, ये वाला क्या है नॉर्मल कंपोनेंट 2 में, यानी बाउंड्री कंडीशन Bn1 इक्वल्स टू Bn2 का इस्तेमाल करके मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर लिया और ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है तो ये, ठीक है, अगर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम ये रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप क्या कहती है, ये रिलेशनशिप कहती है कि BT1 दैट मींस B1 sin θ1 डिवाइड बाई μ1, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा B1 का sin थीटा, है ना, और चूंकि मुझे h की बात करनी है, क्योंकि दोनों यहाँ तो h बराबर है ना, यहाँ तो HT1 और HT2 बराबर है, तो मैंने HT2 निकाला, HT2 कितना आया B1 sin θ1 डिवाइड बाई μ1, है ना, ये मेरा कितना आया, ये आया मेरा HT1, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है HT2 के, HT2 कितना है B2 sin θ2 डिवाइड बाई μ2, ठीक है। ये रिलेशनशिप दोनों आइडेंटिफाई कर ली मैंने। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 इसको मानूं, है ना, और मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा B1 sin θ1 डिवाइड बाई μ1 डिवाइड बाई क्या, ये वाला, इसका LHS कितना है B1 cos θ1, ठीक है, इक्वल्स टू इसकी RHS कितनी है B2 sin θ2 डिवाइड बाई μ2 डिवाइड बाई कितना B2 cos θ2, तो B2 से B2 काट दो, B1 से B1 काट दो, sin θ अपॉन cos हो गया tan θ1 अपॉन μ1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan θ2 अपॉन μ2, यानी अगर मैं इन दोनों ही एंगल्स का रेशियो निकालना चाहूँ tan θ1 डिवाइड बाई tan θ2, तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल कम एज μ1 डिवाइड बाई μ2। दिस if we want to calculate the angle between these two boundaries, the normal between these two फील्ड्स, ठीक है, इन दोनों फील्ड्स के नॉर्मल के बीच में अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ θ1 और θ2 का रेशो, तो वो मैं इससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दिस इज बेसिकली μ1 डिवाइड बाई μ2, ठीक है। उन दोनों का एंगल कितना किस रेशो में होगा, वो tan ऑफ बोथ एंगल्स, उन दोनों का रेशो जो है वो कितना आएगा, उन दोनों की दोनों मीडियम्स की परमिएबिलिटी के रेशो के बराबर में आएगा, ठीक है। ये क्लियर है, जल्दी से बताओ। आसान है ना? यस सर। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका सोल्यूशन आप अभी व्हाट्सएप करके मुझे भेजोगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर एक मीडियम में मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो 1,
वो दे रखी है 5ax कैप माइनस 2ay कैप प्लस 6az कैप। ठीक है, ये मेरी एम्पियर पर मीटर के अंदर रीजन 1 में फील्ड दे रखी है। रीजन 1 मतलब H1। ठीक है, x इक्वल टू 0 इज अ बाउंड्री। बाउंड्री जो है दोनों रीजन्स के बीच में वो कितनी है, x इक्वल टू 0 है। मतलब यहां से आप, है ना, यहां से आप निकाल सकते हो कि ax कैप वाले कंपोनेंट्स होंगे नॉर्मल कंपोनेंट, है ना, और ay और az वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हिंट है। इस पॉइंट से आप ये दो चीज निकाल सकते हो। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है H2 B1 एंड B2। ठीक है, और मीडियम 1 की परमिटिविटी है आपकी म्यू डॉट, और मीडियम 2 की परमिएबिलिटी है, इट्स नॉट परमिटिविटी, इट्स परमिएबिलिटी, दैट इज इक्वल टू सपोज 5 म्यू डॉट। ठीक है, कर लोगे। और उस शीट पर कोई करंट नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट आप, मतलब कोई करंट की वैल्यू दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे, आई एनक्लोज्ड इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इक्वल टू 0। और अगर के इक्वल टू 0 है दैट मीन्स आप HT1 इक्वल्स टू HT2 लगाओगे और BN1 इक्वल टू BN2 लगाओगे। ये दो रिलेशन यूज करके आप बाउंड्री कंडीशंस में H2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है बच्चों, कर लोगे, कर लोगे। यस सर। ठीक है, तो मैं सेकंड सर यहाँ पर करता हूँ एंड।